नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रुड़की इलाके के सबसे चर्चित इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, जिसको लेकर सरकार से लेकर मिल मैनेजमेंट तक भुगतान दिलाने को कोई भी गंभीर नहीं है। किसानों का आरोप है कि इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन को सरकार की शह मिली हुई है, जिसके चलते चीनी मिल अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बकाया गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं मामले में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले 3 साल से बकाया गन्ना भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल का मैनेजमेंट किसानों के हित में काम करना नहीं चाह रहा है। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इकबालपुर मिल का मैनेजमेंट फ्रॉड है। बकाया गन्ने का भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। एक बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है। क्यों भाई 18-19 का भी दिया हमारा पैसा और 24-25 का भी इसने रोक लिया। और किसान की स्थिति इस टाइम बहुत खराब है। आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच गया किसान और इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की। पिछले 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुलझाया जा सके। उनके मैनेजमेंट से भी बहुत बार मीटिंग हुई है। मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी भी फीलिंग है कि इकबालपुर चीनी मिल का जो मैनेजमेंट है वो किसानों को हित में काम नहीं करना चाह रहा है। मैं बहुत स्टर्न वर्ड अगर यूज़ करूँ तो मुझे लगता है फ्रॉड मैनेजमेंट है। और कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम किसानों का जो बकाया है वो उनसे दिलवा पाएँ और किसानों का गन्ना जो है वो सही टाइम पे पिर जाए और उनको पेमेंट मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। रविवार देर शाम रामनगर के डिग्री कॉलेज के पास एक अप्रत्याशित घटना ने पर्यटकों की शांति को भंग कर दिया। दिल्ली से आए पर्यटकों की एक बस पर कुछ अज्ञात युवकों द्वारा हमला कर दिया गया, जिससे बस के शीशे टूट गए और पर्यटक सहम गए। जब पर्यटक जंगल सफारी से लौटकर बस में सवार हो रहे थे, पर्यटक अपनी जिप्सी से जंगल सफारी के बाद लौटे थे और उन्होंने अपनी दिल्ली नंबर की बस डिग्री कॉलेज के पास खड़ी की थी। उसी दौरान कुछ स्थानीय युवक आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। विवाद इतना बड़ा कि उन युवकों ने गुस्से में आकर बस के सामने स्कूटी लगा दी और देखते ही देखते बस पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस पर हमला करने के दौरान युवकों ने बस के आगे और साइड के शीशे तोड़ डाले। उस वक्त बस में बैठे पर्यटक इस घटना से बेहद डर गए और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने सुनने की बजाय और ज्यादा तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। जिम कॉर्बेट पार्क सफारी करा के आ रहे थे तो डिग्री कॉलेज पे कोई सवारी ने सामान लेने गया मार्केट में। हमने डिग्री कॉलेज पे गाड़ी खड़ी करी थी। वहाँ पे मार पिटाई पहले लड़के कर रहे थे आपस में, तो जैसे हम वहाँ से चले तो हमारे साथ भी उन्होंने मारपीट करी बेमतलब में। कंडक्टर को हेल्पर जो हमारे साथ होता है उसके साथ उसका गिरबान पकड़ा और फिर शीशे तोड़ दिए। तो बैट बल्लों से शीशे तोड़े, जबकि हम चल दिए। हमारी सवारी थी, लेडीज बच्चे बूढ़े भी हैं उसमें, उनके चोट भी लगी है, कांच लगे हैं सबके, और वो डर गए बहुत ज़्यादा। अज्ञात युवकों द्वारा टेम्पो ट्रैवलर के शीशे तोड़ने का मामला आया है, थाने में आया है। टेम्पो चालक की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अज्ञात लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तदनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चोट लगने का मामला अभी प्रकाश में नहीं आया है, केवल टेम्पो ट्रैवलर के शीशे तोड़ने का मामला प्रकाश में है। राजधानी देहरादून में यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि और गढ़ी कैंट की विधायक सविता कपूर के साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सभी अतिथियों ने कुछ स्कूलों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देकर पुरस्कृत किया, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यह क्लब पिछले कई वर्षों से ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लब के सभी सदस्यों द्वारा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी मदद करके प्रेरित करने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए मैं क्लब को बधाई देता हूँ। इन बच्चों को, जो निर्बल वर्ग के बच्चे हैं, उनको किस तरह से मदद देकर अपने बच्चों को भी इंस्पायर करने का काम करते हैं, पर पुरस्कार करके कि बच्चे और आगे बढ़ने की भावना उसके अंदर पैदा हो। तो एक बहुत अच्छा काम, और आज आवश्यकता है कि इस तरह के काम करके समाज को प्रेरणा देने का काम किया जाए। और यूनेस्को क्लब को मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। कई वर्षों से, क्योंकि फाउंडर मेंबर सुरेश गोयल जी इसके थे, और मैं आज देख रहा हूँ कि आज दूसरी जनरेशन, इन्हीं लोगों की दूसरी जनरेशन ने भी इसमें भाग लेना प्रारंभ किया। तो एक ये अनएंडिंग जो कार्यक्रम में चला रहे हैं, निश्चित रूप से ये लोगों को लगातार प्रेरणा देने का काम करेंगे। ये हमारा एनुअल फंक्शन होता है, हर साल मनाते हैं हम। इसमें हम 51 बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। तो जो हमारे गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो हमारे जैसे धोबी हो गया, हमारे घर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए हम देते हैं। इसमें हम कैश भी देते हैं, बैग देते हैं, इसके अंदर कॉपी पेंसिल होती हैं और फूड पैकेट होता है। तो ये हम हर साल 51 बच्चों को देते हैं। प्लस हम लोग ट्री प्लांटेशन भी करते हैं, मेडिकल चेकअप कैंप भी करते हैं
और कई तरह की चीज़ें करते रहते हैं। देहरादून के सचिवालय मीडिया सेंटर आज 16 वित्त कमीशन को लेकर ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वित्त कमीशन का टीम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अरविंद पनगड़िया ने कहा कि वित्त आयोग भारत में संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका काम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करके राजकोषीय संवाद को बनाए रखना है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में गठित इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिन्हें वित्त, अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में विशेष शक्तियां हासिल होती है। ये संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय जैसे आयकर, जीएसटी के बंटवारे, राजस्व की कमी वाले राज्यों के लिए अनुदान सहायता और जमीनी स्तर पर शासन के लिए स्थानीय निकाय संसाधनों को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करता है। अब इस आयोग का क्या रहेगा ये मैं आपको कह नहीं सकता, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। पर अब तक के आयोगों का क्या रुख रहा है इस विषय में, जनरली जो है नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स का जो है कॉस्ट डिसेबिलिटी रहती है, क्योंकि हिली रीजन है, उसकी वजह से कईयों का फॉरेस्ट भी काफ़ी हाई है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड का। तो अगर आप उनके जो डिवोल्यूशन हुआ है पिछले आयोगों में 15वें में देखने चाहे तो आप देखेंगे कि इन सभी राज्यों का जो है शेयर टोटल डिविजिबल पूल में उनके पॉपुलेशन शेयर से काफ़ी अधिक है, काफ़ी ज़्यादा है। राजधानी देहरादून में बीते 3 दिन परीक्षा केंद्रों पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंट्स की परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन इस दौरान एफआईआर स्थित परीक्षा केंद्र में एक मुन्ना भाई के होने की सूचना मिली। दरअसल जब सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जा रही थी, उस दौरान एक अभ्यर्थी के प्रिंट मैच नहीं हुए, जिसके बाद उससे पूछताछ में मालूम हुआ कि उसका नाम चंद्र है, जो सौरभ सिंह की जगह पर परीक्षा देने पहुंचा है। जिसके बाद पुलिस ने संबंधित नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। समस्त अभ्यर्थियों से जब इस तरह की पूछताछ हुई तो उससे प्रकाश में 2 लोग आए जो हरियाणा के रहने वाले थे। उनके द्वारा बताया गया कि 70 हज़ार रुपये उनसे में ये ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से पेपर सॉल्व करने के लिए बताया गया था और एडवांस में 10,000 रुपये लिए गए थे, जिससे ये ब्लूटूथ डिवाइस खरीद के उपलब्ध कराई थी। रात ही में इस टीम को लगाया गया था, जो हमें 2 मास्टरमाइंड इस पूरे पता चले थे। उस टीम द्वारा जो है आज जो है उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। उनके मुताबिक 27 मई तक मानसून केरल में मानसून पहुंचेगा। इसके करीब 25 दिनों के बाद उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, मानसून देखिए जून से शुरुआत होती है। नॉर्मल डेट जैसे देखें केरल में 1 जून होती है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा बोला कि 27 मई तक जो है जो हमारा केरल है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें 4 डेज़ तक का है, लेकिन जो डेट एक दी गई वो 27 मई तक में बोला कि वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करीब 25 दिन जो है लगते हैं आपके, 24 से 25 दिन। तो हमारी जो नॉर्मल डेट है 25 के आसपास है। तो अगर एक नॉर्मल से मानसून चलता है तो यहाँ पे भी 2-1 दिन पहले पहुँच सकता है। अदरवाइज जो हमारे जैसे जो नॉर्मल डेट है तो वो 25 जून के आसपास है। जी, खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।